Hello, what's going on everybody? How's it doing? I hope you all are doing absolutely fine. आप सभी अपने घरों में बहुत ही सेफ होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। मैं वेलकम करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल एसटीबीजी पे। मैं एसटीबीजी के लिए एक नई आवाज़ हूं और आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए एएमयू ट्रिपल ई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो है आपकी केमिस्ट्री के बहुत ही शानदार से चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, जो आपके 2002 से लेकर 2021 तक के बीच में जितने भी सवाल आए हैं आपके एयूएमयू ट्रिपल ई। नाउ एज अ पार्ट ऑफ माय इंट्रोडक्शन, माय नेम इज शुभम उपाध्याय एंड आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर एट एसजीबीजी। मैं जेई मेन क्वालिफाइड स्टूडेंट हूँ एंड स्पेशली मैंने बीएचयू यूईटी भी क्वालिफाई कर रखा है पिछले ही साल, और करेंटली मैं अभी बीटेक परस्यू कर रहा हूँ फ्रॉम अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज दैट नेम्स आईआईटी लखनऊ। आई होप आप इस कॉलेज से एब्सोल्युटली वाकिफ होंगे। आपने इस कॉलेज के बारे में सुना होगा। यूपी का नंबर 1 कॉलेज है हमारा, और यहाँ से मैं बीटेक परस्यू कर रहा हूँ। हालांकि ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। द ओनली थिंग दैट मैटर इज द ट्रू कनेक्शन बिटवीन यू एंड मी। मेरी सारी पढ़ाई हुई चीज़ आपको समझ आए अच्छे से, दैट्स इनफ फॉर मी। मैं अगेन अपना नाम रिपीट करना चाहूँगा। मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और आज से मैं आप सबका केमिस्ट्री मेंटर एट एसटीबीजी। सो मूविंग टू आवर मेन कंटेंट, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और बताना चाहूँगा। हमारे इंस्टीट्यूट ने आप सभी के लिए एक एमयू ट्रिपल ए का क्रैश कोर्स प्लान कर रखा है, जो एब्सोल्युटली आपके 2023 बैचेज, जो न्यू बैचेज होने वाले हैं, उनके लिए है। इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ डेली स्टडी नोट्स जो क्लासेस के अंदर पढ़ाए जाएंगे आपको, प्लस उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर सोल्यूशन उनके वीडियो के साथ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इस कोर्स के अंदर आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है। जी हाँ, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ मेंटर। आप अपने मेंटर से प्रिस्क्राइब्ड, आप अपने अपने सवाल को, आप अपने अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आपको उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। एब्सोल्युटली नो डाउट, एसटीबीजी इज द बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग फॉर एएमयू। आगे बढ़ूं तो हमने एक और सुपर ऑफर आप सभी के पब्लिक डिमांड के बेसिस पे हमने एक सुपर ऑफर को तय कर रखा है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एमयू ट्रिपल ई का गाइडेंस प्रोग्राम है, वो 2 प्राइस वेरिएंट में आपको अवेलेबल कराया जाएगा। एक तो है आपका 999 एंड द नेक्स्ट इज 1999। तो 999 और 1999, इन 2 प्राइस वेरिएंट में आपको एमयू की कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम, जो आपके स्पेशलिस्ट हमारे और आपके संदीप भैया हैं, उनके थ्रू आपको मिल रहा होगा। और मैं आगे बढ़ूं नेक्स्ट सेशन की तरफ, तो इसमें आपको एमयू ट्रिपल ई के, अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस चीज़ को भी परचेज कर सकते हैं। 2 प्राइस वेरिएंट में ये भी अवेलेबल है, 999 एंड 499। एंड द नेक्स्ट बिग थिंग जो मैंने आपको बताया, एएमयू क्रैश कोर्स, एएमयू क्रैश कोर्स जो आपके 2023 बैचेस के लिए है, इसके अंदर भी ये कोर्सेज आपको 2 प्राइस वेरिएंट में अवेलेबल मिलेंगे, एक 6,999, एक 5,999। तो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को, इस प्रोग्राम को इनरोल करिए। हमारी टीम से आप कॉन्टैक्ट करिए। और अगर मैं थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन दे दूं, तो उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपको डेली 5 आवर के क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर। नो डाउट, अगर आपका कोई क्लास मिस हो जाता है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी दिए जाएंगे, साथ में डेली स्टडी नोट्स, उसके साथ साथ पीवाईक्यू के पीडीएफ, और उसके साथ साथ वीडियो सॉल्यूशंस भी। स्टडी मटेरियल जो पीवाईक्यू और डीपीपी के अंदर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। पीवाईक्यू के बाद आप डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम को इंश्योर करेंगे, और उसके बाद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं आपके एमयू ट्रिपल ई के लिए, उन सभी के ऊपर पर्टिकुलर डिस्कशन भी किए जाएंगे। जी हाँ, इतने सारी चीज़ें आपको एक क्रैश कोर्स के अंदर दी जा रही हैं। दैट्स एब्सोल्युटली, ये क्रैश कोर्स से कहीं ज़्यादा हो गया, लेकिन हमने क्रैश कोर्स के प्राइस वेरिएंट में आपको ये चीज़ें सारी प्रोवाइड कराने का सोचा है। तो जल्दी जल्दी इनरोल करिए और अपने फ्रेंड तक भी शेयर करिए। नाउ बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक के ऊपर, जो था हमारा केमिकल काइनेटिक्स और उसका प्रीवियस ईयर सवाल। तो पहला सवाल ये रहा। जी हाँ, पहला सवाल, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज फाउंड टू बी 3 into 10 to the power minus 3 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ये की यूनिट हो गई। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, ओहो, हमारे यहाँ किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया हुआ। आई थॉट रेट कांस्टेंट, रेट ला एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर आप सभी ने पढ़ रखा होगा। तो मैं ऐसे मान के चलता हूँ रेट कांस्टेंट को के से डिनोट किया जाता है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो के की वैल्यू है वो दी हुई है 3 into 10 to the power minus 3, एंड दैट इज मोल लीटर इनवर्स एंड मिनट इनवर्स। ओके, ये चीजें हमारे क्वेश्चन में गिवन है। हमको हमको पता करना है द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन।
अच्छा जी, यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट को देख के हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट करना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप जब भी ऐसे सवाल को देखें तो सबसे पहली चीज आपको ये दिमाग में आनी चाहिए कि रेट कांस्टेंट की जो यूनिट दी हुई है ना, उस यूनिट पे थोड़ा फोकस करिए। यहां यूनिट लिखा हुआ है मोल, लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स। आप इस पर्टिकुलर सवाल को रेट कांस्टेंट की यूनिट से ही बता सकते हैं, क्योंकि इसमें और एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ चीजें दी हुई है रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो आपको उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना है। अब मैं आपको nth ऑर्डर का जो फार्मूला होता है रेट कांस्टेंट की यूनिट का वो बता देता हूं, उस हिसाब से आप इस सभी चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, वैसे ही मैं nth ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखता हूं, रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखता हूं, है ना, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट यानी के की जो यूनिट दी जाती है उसका जो फार्मूला होता है उसको जरा ध्यान दे लीजिएगा। ये होता है मोल 1 - n लीटर टू दी पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स। या फिर कभी कभी इसी चीज को आप सेकेंड को मिनट में भी लिख सकते हैं, आप सेकेंड को आर में भी लिख सकते हैं। तो इसी फार्मूले को अगर मैं मिनट में लिखूं तो ये हो जाएगा मोल 1 - n लीटर n-1 एंड सेकेंड इनवर्स। अब इस चीज को आप याद कर लीजिए, इस पर्टिकुलर चीज को आप याद कर लीजिए। हाँ, मैं इसमें एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यहाँ जो n है इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर जो n है, n ही आपका होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, मान लीजिए कि आपको ये चीज आती है, अब मैंने बता दी, आप ये चीज को मेमोराइज कर लीजिए। आइए अब अपने सवाल पे आते हैं। हमको के की यूनिट दी हुई है मोल, लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स। हमको पता करना है कि ये जो के है यानी रेट कांस्टेंट है, ये किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से बिलोंग करता है। इस फार्मूले को देखिए, ऑप्शन के साथ साथ आप इसके अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते जाइए, पुट करते जाइए। जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0, तो अगर मैं n की वैल्यू को 0 ले लेता हूं और अगर इस n की वैल्यू को मैं इस एक्सप्रेशन में पुट कर देता हूं, तो आइए देखते हैं n की जगह 0 लेके क्या रेट कांस्टेंट की यूनिट आती है। तो अगर मैं n की जगह 0 लेता हूं तो ये हो जाएगा मोल 1 - 0 लीटर 0 - 1 एंड, क्योंकि यहां सवाल में, यहां मैं सेकंड से मिनट कर देता हूं, आप सेकंड्स को सेकंड में रख सकते हैं टाइम को, या फिर मिनट में रख सकते हैं, या फिर आर में रख सकते हैं, जिस हिसाब से आपको आंसर चाहिए। आपको ये तीनों फार्मूले वैलिड है, ठीक है। तो आप इसको मिनट में कर लीजिए। तो अगर मैं सवाल के हिसाब देखूं तो सवाल में मिनट दिया हुआ है, तो अगर इसी में टाइम को मैं कंसिडर करूंगा एज अ मिनट, तो मैं मिनट की पावर -1। अब इस के को जरा सा सॉल्व करिए, तो आप देखेंगे कि मोल 1 - 0 यानी मोल की पावर 1, तो मोल की पावर 1 का मतलब मोल, ठीक है। लीटर 0 - 1 दैट विल इक्वल्स टू -1 एंड मिनट इनवर्स। सिमिलरली इसको थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई कर दूं तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अब जरा इस यूनिट को ध्यान से देखिए, क्या ऐसी यूनिट आपको सवाल में गिवन है? हाँ जी, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये भी है मोल, लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स। और जो आपने n की वैल्यू को 0 रखा, तो k की यूनिट भी आपकी जो आई वो आई मोल, लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स। यानी इस फार्मूले से, इस nth ऑर्डर के फार्मूले से किसी भी पर्टिकुलर रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर गिवन हो और हमको ऑर्डर निकालना हो, तो हम n की वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। यानी कि इसका एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन n इक्वल्स टू 0 का मतलब दिस पर्टिकुलर रेट कांस्टेंट बिलोंग्स टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाँ जी, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट है। तो आपको पता क्या रखना है, आपको याद रखना है nth ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। उसमें आप क्वेश्चन के हिसाब से, आपके ऑप्शंस के हिसाब से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए, आपको पता चल जाएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। आई थॉट ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, होल्ड ऑन, again the rate constant value of a reaction is 1.75 into 10 to the power 2 लीटर स्क्वायर मोल टू दी पावर -2। दिस इज बेसिकली, मैं इस यूनिट को अच्छे से लिख देता हूं, दिस इज बेसिकली लीटर स्क्वायर मोल टू दी पावर -2 एंड सेकेंड इनवर्स। अच्छा जी, अगेन हमको रेट कौन सी यूनिट दी हुई है, आगे आगे पढ़ते हैं अपने सवाल को। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी, ओहो, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सिमिलर वही सवाल, के की वैल्यू यहां दे दी गई, यूनिट दे दी गई, आप यूनिट पे फोकस करिए। और अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, nth ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, nth ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट की यूनिट का जो फार्मूला होता है,
वो होता है मोल 1 माइनस एन लीटर एन माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। आपको टाइम अगर मिनट में लेना है तो आप मिनट में ले सकते हैं, आर में लेना है तो आर में ले सकते हैं। तो ये आप याद रखिए, और ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, आप इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करिए ऑप्शन के हिसाब से और पता करिए कि ये पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है, ये यूनिट किस पर्टिकुलर ऑर्डर को बिलोंग करती है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फॉर अ रिएक्शन 2a प्लस बी गिव्स यू c प्लस डी। अच्छा, एक रिएक्शन गिवन है जिसमें 2a प्लस बी हमारा रिएक्टेंट है और c प्लस डी हमारा प्रोडक्ट है। ओके, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, अच्छा इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देख के मैं इस रिएक्शन को यहां साइड में लिख लेता हूं। रिएक्शन गिवन है 2a प्लस बी गिव्स यू c प्लस डी। ओके, तो इस रिएक्शन को देख के, इस रिएक्शन को देख के हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट करना है। अच्छा, कि मतलब ये केमिकल रिएक्शन है और इसको देख के हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना है। ऑप्शन जरा पढ़ते हैं। 1 विथ रेस्पेक्ट टू बी, अच्छा मतलब बी के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा। अच्छा, ये गिवन है। 2 विथ रेस्पेक्ट टू ए, अच्छा ए के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, या फिर 3 मतलब ओवरऑल ऑर्डर 3, या फिर कांट बी प्रेडिक्ट। देखिए इसका एक सिंपल आंसर मैं आपको देता हूं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन। ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, हाँ जी, ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को देखकर उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर जो होता है, आपने ये चीज को पढ़ा होगा जब आपने ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी, है ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, तो उसके अंदर आपने ऑर्डर के बारे में चीजें पढ़ी होंगी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो सम ऑफ द पावर्स होता है उसी को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो ऑर्डर जो होता है वो एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी होती है। इट इज एन एक्सपेरिमेंटली, एक सेकेंड, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। तो आप किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को देख के उसका ऑर्डर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। कभी भी आपको केमिकल रिएक्शन दे और पूछे उसका ऑर्डर क्या है, और अगर कहीं ऑप्शन देता है नॉन ऑफ दीज या फिर कांट बी प्रेडिक्टेड, तो आप उस चीज को टिक मारिए। और कोई पूछे कि रीजन क्या है इसके पीछे का, तो याद रखिए कि ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। क्योंकि अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन को आप देखेंगे तो उसके अंदर जो पावर ऑफ होती है, जो सम ऑफ द पावर होती है, उसी को ऑर्डर बोलते हैं। और सम ऑफ पावर हम कब लिखते हैं, जब एक्चुअली किसी रिएक्टेंट में से जितना अमाउंट रिएक्ट करता है वो तो हमको एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। खैर ये सब बातों को ध्यान मत दीजिए, कंफ्यूज मत होइए, आप सिर्फ याद रखिए कि ऑर्डर को एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया जाता है। हम कभी किसी रिएक्शन को देख के उसका ऑर्डर नहीं बता सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द रेट कांस्टेंट K1 of one reaction is found to be double than that of the rate constant of K2। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी बड़ा सवाल आए उसको आप पार्ट बाय पार्ट तोड़ लीजिए। आइए पार्ट बाय पार्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दिया हुआ है कि रेट कांस्टेंट ऑफ वन रिएक्शन इज K1। अच्छा, कोई एक रिएक्शन है, कोई एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, यानी एक रिएक्शन दिया हुआ है, मैंने लिखा उसको वन रिएक्शन, उसकी रेट कांस्टेंट की जो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है K1। ओके, इज फाउंड टू बी डबल देन दैट ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अनदर रिएक्शन। अच्छा, तो इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट रिएक्शन, ये बोलता हूं मैं सेकंड रिएक्शन। दिस इज योर सेकंड रिएक्शन, और इसकी जो रेट कांस्टेंट दी हुई है वो K2 दी हुई है। अच्छा, अब इन दोनों में ना एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि जो रेट कांस्टेंट K1 है पहले रिएक्शन का, वो डबल है दूसरे रिएक्शन के रेट कांस्टेंट K2 के। अच्छा, यानी एक रिलेशन, डबल का मतलब दो गुना, यानी K1 इज इक्वल्स टू 2K2। ये चीजें सवाल में हमको दे दी गई है, इट इज गिवन ऑन द क्वेश्चन। मैं इसको लिख देता हूं, ये है गिवन वाला पार्ट। गिवन क्या है कि पहले रिएक्शन का जो रेट, दिस इज 2, लेट मी रेज इट और राइट इट मोर क्लियरली, इसको मैं हटा दूं और रिलेशन देखता हूं। पहले रेट कांस्टेंट K1 और दूसरे रेट कांस्टेंट K2 में क्या रिलेशन है, जो K1 है वो 2 टाइम्स K2 है, ये चीजें दी हुई है। ओके, आगे क्या पूछ रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन द करस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी इन दोनों रिएक्शन का, यानी अगर मान लो पहले रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी को मैं EA1 बोलता हूं और दूसरे रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को मैं EA2 बोलता हूं, तो ये पूछ रहा है कि करेक्ट रिलेशनशिप बताइए इन दोनों के एक्टिवेशन एनर्जी EA1 और EA2 में। यानी अगर रेट कांस्टेंट K1 का 2 गुना है K2 के, तो उन दोनों की जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो रिलेशन होगा वो बताइए, यानी EA1 और EA2 क्या होगा।
4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं ऑप्शंस को। मैं आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करने का तरीका बताता हूँ। क्योंकि यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात की गई है, तो आपने एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये चीज़ें पता है, क्योंकि एक प्रीवियस ईयर सवाल है, इसमें आपको पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कशन नहीं किया जा सकता है। आपको एक सवाल का मतलब समझाया जा सकता है और आपको उसको देख के सॉल्व करना है। ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ तो आपने एक अरेनियस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। हाँ जी, अरेनियस इक्वेशन, हाँ हाँ, याद आया याद आया, हाँ जी बिल्कुल। तो अरेनियस इक्वेशन के आपने एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर अरेनियस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, और उसके अंदर एक इक्वेशन दी गई थी, है ना, जो अरेनियस साइंटिस्ट के नाम पे बनी। और वो क्या था? वो था आपका k इज इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंट टू डी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये चीज आपको पता होगा। हाँ जी, दिस इज योर अरेनियस इक्वेशन, जिसमें ए जो होता है वो क्या होता है आपका? ए होता है अरेनियस फैक्टर, है ना। ये क्या होता है? अरेनियस फैक्टर। आपने इस चीज को पढ़ रखा है कि रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी में जो रिलेशन देता है, उसी इक्वेशन को हम अरेनियस इक्वेशन बोलते हैं। ओके, चलो ये तो बातें पता चल गई। अब क्वेश्चन के हिसाब से आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए। तो अगर मैं पहले रिएक्शन के लिए अरेनियस इक्वेशन लिखता हूं, फॉर फर्स्ट रिएक्शन, अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन के अरेनियस की इक्वेशन की वैल्यू लिखता हूं, तो के की वैल्यू फर्स्ट रिएक्शन के लिए क्या है? K1 है। और ई ए की वैल्यू क्या है? EA1 है। तो इस हिसाब से अगर मैं अरेनियस इक्वेशन लिखता हूं फर्स्ट रिएक्शन के लिए, तो क्या होगा? दैट विल बी K1 इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस EA1 अपॉन आर टी। वेरी गुड, यस एब्सोल्युटली, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस। इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली फॉर सेकेंड रिएक्शन, तो सेकेंड रिएक्शन के लिए के की वैल्यू क्या हो गई है? दैट विल बी K2। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई है? EA2। तो अगर मैं इसी पर्टिकुलर पीछे अरेनियस इक्वेशन के अंदर मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं सेकेंड रिएक्शन के लिए, तो ये दैट विल बी इक्वल्स टू K2 इज इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर माइनस EA2 अपॉन आर टी। ओके, दैट्स फेयर इनफ। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हमको रिलेशन पता करना है EA1 और EA2 में। कुछ नहीं करिए, डिवाइड कर दीजिए। अरे भाई डिवाइड कर दीजिए, यानी डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। क्या मिलेगा हमको? अगर मैं डिवाइड करता हूं, दैट विल बी इक्वल्स टू K1 बाई K2 इज इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर माइनस EA1 अपॉन आर टी अपॉन ए एक्सपोनेंट टू दी पावर माइनस EA2 अपॉन आर टी। आप इस चीज को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि K1 जो है वो 2 टाइम्स K2 है। ओहो हो, आसान हो गया। यानी इस K1 की जगह आप 2 टाइम्स K2 पुट कर दीजिए, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम K2 अपॉन K2 इज इक्वल्स टू, ये देखिए अरेनियस फैक्टर कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ई टू दी पावर माइनस EA1 अपॉन आर टी, नीचे ई टू दी पावर माइनस EA2 अपॉन आर टी। यहां से देखेंगे तो अगले स्टेप में K2 से K2 भी कट जाएगा, यानी दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू। अब ये देखिए, ये पूरे एक्सप्रेशन को आप ऊपर भेज दीजिए। ओके, कर सकते हैं, बेसिक मैथ का रूल। तो दैट विल बी इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस EA1 अपॉन आर टी मल्टीप्लाई बाई ई टू दी पावर माइनस EA2 अपॉन आर टी। अब यहां ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आपको ये साफ साफ एक फॉर्म दिख रहा होगा। कौन सा फॉर्म? अरे मैथ में आपने पढ़ा था ना, ए टू दी पावर m और ए टू दी पावर n, है ना। तो ए टू दी पावर क्या हो जाता है? m प्लस n। सेम चीज यहां लगाइए, सेम चीज यहां लगाइए। यहां बेस सेम है, देखिए बेस ई है, तो ऊपर के पावर ऐड हो जाएंगे, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू, पावर क्या हो गए? ऐड हो गए, EA1 अपॉन आर टी प्लस EA2 अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू, ये देखिए 2 है। अब देखिए इसको, इस चीज को मैं क्या कर सकता हूँ? इस चीज को मैं मॉडिफाई करके और अच्छे से लिख सकता हूँ। ई टू दी पावर, मैंने EA2 को आगे भेज दिया, EA1 को इधर भेज दिया, है ना। बेसिक मैथ का रूल, दैट विल बी इक्वल्स टू EA2 अपॉन आर टी माइनस EA1 अपॉन आर टी। ओहो हो, यानी ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया। लेकिन अभी अभी अगर आप देखेंगे तो हमको रिलेशन से पूछा था किसके? EA1 और EA2 में, लेकिन यहां तो कोई रिलेशन नहीं आया है, ये तो पर्टिकुलर एक इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को आपको थोड़ा सा और सॉल्व करना होगा, जस्ट वन स्टेप, फिर आपको आंसर पता चल जाएगा।
मैं एक नया स्लाइड ऐड कर देता हूं, लेट मी ऐड दिस स्लाइड। ओके, सो इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, ठीक है, जो हमारा आया था 2 इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर ई ए टू अपॉन आर टी माइनस ई ए वन अपॉन आर टी। अब क्या करिए, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में दोनों साइड लॉग ले लीजिए। हाँ जी, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हमने लॉग ले लिया, तो दैट विल बी इक्वल्स टू ln ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि जब भी आप नेचुरल लॉग लेते हैं, है ना, जब भी आप नेचुरल लॉग लेते हैं तो क्या होता है, जो भी एक्सपोनेंट का पावर होता है वो आगे हो जाता है, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल्स टू ई ए टू अपॉन आर टी माइनस ई ए वन अपॉन आर टी। मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर लॉग ले लिया, इस पूरे एक्सप्रेशन को लॉग ले लिया, नेचुरल लॉग को ले लिया। तो नेचुरल लॉग क्या होता है, नेचुरल लॉग बेस टू दी पावर कुछ भी होता है तो पावर आगे आ जाता है ना, पावर आगे आ जाता है। फिर ln e लिख जाए तो ln e की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो पावर आगे आ जाता है। तो वही चीज हमने यहाँ किया, ई ए टू अपॉन आर टी माइनस ई ए वन अपॉन आर टी, जब हमने लॉग लिया तो ये वापस आ गए। ln टू की वैल्यू होती है 0.693, दैट विल बी इक्वल्स टू ई ए टू माइनस ई ए वन अपॉन, नीचे एल्सियम सेम है तो ले सकते हैं आर टी। ये इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए, इसी से आपको आंसर मिलेगा। जी हाँ, इसी से आपको आंसर मिलेगा, यही आपका फाइनल इक्वेशन है। जरा जरा सा ऊपर ध्यान दीजिए, ये ई ए टू माइनस ई ए वन, इस चीज को ध्यान दीजिए। यहां क्या लिखा है, ई ए टू माइनस ई ए वन। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मेरे को जरा ये बताइए कि किसी भी दो नंबर का सब्ट्रैक्शन अगर पॉजिटिव आता है तो उससे आप क्या समझते हैं। क्योंकि देखो ई ए टू माइनस ई ए वन इज इक्वल टू, देखो प्लस 0.693, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है, प्लस में आया आंसर। यानी कि अगर ऊपर वाले जो भी एक्सप्रेशंस को मैं कंपेयर करता हूं तो हमको यही पता चलता है कि दो दो जो नंबर्स हैं, जैसे कि आपसे मैं यही चीज पूछा कि दो नंबर्स के बीच अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है और उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव हो रही है तो आप इससे क्या समझते हैं, आप इसे यही समझते हैं कि जिस नंबर में से जो नंबर को माइनस किया जा रहा है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं लिखता हूं 4 माइनस टू, दैट विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि 4 माइनस टू पॉजिटिव वैल्यू देगी। सिमिलरली अगर मैं 2 माइनस 4 लिखता तो ये निगेटिव वैल्यू देता। तो दो नंबर का सब्ट्रैक्शन, दो नंबर का सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव कब आता है, जब फर्स्ट वाली वैल्यू सेकंड वाली वैल्यू से बड़ी है। तो यहां से आप ये क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ई ए टू माइनस ई ए वन की वैल्यू पॉजिटिव 0.693 आई है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ई ए टू जो है वो ई ए वन से बड़ा होगा। हाँ, यानी एक्टिवेशन एनर्जी 2 एक्टिवेशन एनर्जी 1 से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, तभी तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो पॉजिटिव आया है। इसका मतलब यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, यहां से मैं कंक्लूड ये कर सकता हूं कि ई ए टू इज ग्रेटर देन ई ए वन। वाह वाह वाह, ई ए टू इज ग्रेटर देन ई ए वन, यही हमारा रिलेशन हो गया। ढूंढिए इस चीज को ऑप्शन के अंदर, और अगर आप इस चीज को ऑप्शन के अंदर ढूंढेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको ऐसा दिखेगा जिसमें लिखा गया है कि ई ए टू इज ग्रेटर देन ई ए वन। हमने कितनी आसानी से एक अच्छे लेवल के सवाल को इजीली सॉल्व कर लिया विद ऑल प्रोसीजर्स। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए और देखिए कि कैसे सॉल्व करना है सवालों को। आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ ये बोला गया है कि विच कंसंट्रेशन प्लॉट इज लीनियर फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है, आपने ग्राफ पढ़ा होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का ग्राफ, है ना, फिर सेकंड ऑर्डर के लिए भी पढ़ाया जाता है, एनएफ ऑर्डर के लिए भी होता है। बट आई थॉट मैं ये समझता हूँ कि आपने बेसिक जीरो फर्स्ट ऑर्डर तो पढ़ा होगा। उसके अंदर हमसे ये पूछा गया है कि ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, है ना, अच्छा ये इसका मतलब क्या होता है कि आपको पता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए, देखो इसका मतलब ये होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए। जब भी हमको कंसंट्रेशन ऑफ ए रिप्रेजेंट करना है इस पूरे चैप्टर में, तो हम क्या करेंगे, जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट का कंसंट्रेशन हमको करना है उस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ ये बोला गया है कि विच कंसंट्रेशन प्लॉट, मतलब इन चार ऑप्शन में से कौन सा कंसंट्रेशन का जो ग्राफ होगा, प्लॉट का मतलब ग्राफ है ना, तो इसमें से कौन सा सही होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अच्छा, तो फर्स्ट ऑर्डर, अच्छा सबसे पहले देखो ग्राफ और आपके सवाल आए ना, तो मैं एक बात तुमको बताता हूँ, सबसे पहले क्या किया करो, फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन लिख लिया करो। तो फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर आप उसको देखेंगे तो ये होता है ln ऑफ a इज इक्वल्स टू माइनस के टी अपॉन 2.303 नेचुरल लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। ये होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन, आपने पढ़ रखा होगा अपने बुक के अंदर, है जी, ये आपने अपने बुक के अंदर इस चीजों को पढ़ रखा होगा। ओके, अब देखिए,
अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर ये आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर जरा सवाल से आप इसको क्या करिए, कंपेयर करिए। हमसे ये बोला गया है कि हमको ग्राफ का प्लॉटिंग बतानी है। अच्छा, ग्राफ ग्राफ और आप जब भी होता है तो आपको आपके दिमाग में ये चीज होनी हिट होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। आपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ रखा होगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, या फिर y इज इक्वल्स टू एम एक्स, वाई इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, वाई इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। बहुत सारे इक्वेशन होते हैं, ठीक है। अब जरा सा इस एक्सप्रेशन को ना स्ट्रेट लाइन का जो एक्सप्रेशन है उससे कंपेयर करिए। आपको ये चीज साफ साफ नजर आ रही होगी कि ये जो है वो y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स का स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का एक एक्सप्रेशन है। आपने बोला सर कैसे आपने समझा, जैसे देखो यहां प्लॉट दिया हुआ है ए वर्सेस टाइम। ए वर्सेस टाइम का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है वाई एक्सिस पे ए रहा होगा, एक्स एक्सिस पे टाइम रहा होगा, ठीक है। फिर एल एन ए वर्सेस टाइम, तो एल एन ए वर्सेस टाइम का भी मतलब क्या है, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। सिमिलरली अगर मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर मैं इसको कंपेयर करूंगा, तो अगर मैं वाई एक्सिस पे एल एन ए लेता हूं और टी को मैं ले लेता हूं एक्स एक्सिस पे, तो ये जो माइनस के अपॉन 2.303 आपको दिख रहा है, दैट विल बी इक्वल्स टू योर माइनस एम, यानी कि ये y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स का ग्राफ है। हाँ जी, ये थोड़ा भद्दा लग रहा है, इसको मैं मिटा देता हूं, बट आप समझिए कि x एक्सिस पे अगर मैं टाइम को लेता हूं, ठीक है, और y एक्सिस में अगर मैं एल एन ए को लेता हूं, तो ये एक y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स का ग्राफ देगा। और यही आपका फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन से ये पता चला है कि ये फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं कंपेयर किया तो ये क्या है, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स का ग्राफ, यानी कि y एक्सिस पर अगर आप एल एन ए लेंगे और x एक्सिस पे आप t को लेंगे, तो इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या है, आप समझ गए होंगे अभी तक, राइट ऑप्शन है बी। क्योंकि अगर मैं देखो, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं इसको पूरे को y माना, मैंने इसको x माना, t को मैंने x माना, मैंने t को टाइम को मैंने x एक्सिस पे लिया, एल एन ए को मैंने y एक्सिस पे लिया, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन ये तो सिर्फ a है, दिस इज नॉट एल एन ए, दिस इज नॉट एल एन ए, दिस इज ए, तो ये तो नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ लॉग ए तो है, चलो ठीक है, एल एन लॉग समझ में आता है, ठीक है, एल एन नेचुरल लॉग, ठीक है, और लॉग लॉगरिथम, ठीक है। उसके बाद लेकिन यहाँ देखो ना, यहाँ वन अपॉन टाइम है, तो एक्स पे तो टाइम है, वन अपॉन टाइम, अगर वन अपॉन टाइम होता तो अगर नीचे होता टी तो मैं कहता कि हाँ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लेकिन ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम का एक्सप्रेशन तो ऊपर है। और अगर मैं फोर्थ ऑप्शन को देखूं तो यहां तो बात ही नहीं बनती सही होने की। क्यों? क्योंकि यहां बोल दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ ए वर्सेस टाइम यानी यहां स्क्वायर तो लगा नहीं है फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन में, तो डी ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। इसका मतलब साफ साफ हमको ये दिख रहा है कि अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन को क्या करता हूं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करता हूं, तो विल गेट माई आंसर, विल गेट योर आंसर, जिसमें आपको पता चलेगा कि बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सी और डी गलत ऑप्शन है। ओके, सो दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस सवाल को अपने आप ही टैकल कर जाते। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर अरेनियस इक्वेशन। देखिए अरेनियस इक्वेशन एक बार और यूज हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप लास्ट वाला सेक्शन जरूर पढ़ें। आप ऑर्डर से लेके जितने भी रेट लॉस हैं आप सारी चीज़ों को कवर करें। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा छोड़ भी देते हैं तो चलेगा, लेकिन आखिरी पार्ट को बिल्कुल मत स्किप करिए। कैटलिस्ट हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, जिसके अंदर आपको डिफरेंट पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शंस हो गए, तुम्हारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हो गए, और सारे एक्सप्रेशन को हूबहू याद रखिए। खैर आते हैं अपने सवाल के ऊपर। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर अरेनियस इक्वेशन शोइंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट, जो दिया हुआ है आपको चार रिलेशन दिए हुए हैं करेक्ट अरेनियस इक्वेशन के, किस पे उसके टेम्परेचर के रिलेशन पे दिए हुए हैं। इस बार देखो अरेनियस इक्वेशन जो होता है उसके अंदर दो तरह की चीजें होती है। एक तो आपका जो सिंपल इक्वेशन जो आपको रिलेट करता है आपके कॉन्सेंट्रेशन टर्म और आपके रेट कांस्टेंट से, यानी एक्टिवेशन एनर्जी, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट से। और दूसरा इक्वेशन होता है जो आपको रिलेट करता है अरेनियस इक्वेशन, जिसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाला सेक्शन है। उसके अंदर आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया था, आप पढ़े होंगे ये चीज, जो होती है लॉग K2 अपॉन K1। मैं मान के चलता हूँ कि आपको चीजें पता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ये वीडियो सोल्यूशन है। इसके अंदर डिटेल में तो हम थ्योरी शेयर नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट किस पर्टिकुलर चीज से यूज हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दूं तो आपको ये चीज दिखेगा, ये होता है EA अपॉन 2.303 R, और जो T होता है उसको लिखा गया था आपके बुक में 1/T1 माइनस 1/T2। आप इस एक्सप्रेशन से वाकिफ होंगे, जी हाँ, आपने इस एक्सप्रेशन को पढ़ रखा होगा। ये होता है आपका रिलेशन, टेम्परेचर के इफेक्ट का रिलेशन अरेनियस इक्वेशन के साथ। देखो इस पर्टिकुलर सवाल में ना बस एक ही चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपको ये रिलेशन याद है तो ये सवाल का आंसर आप तुरंत दे देते, क्योंकि एक बहुत ही इजी सवाल है।
अरेंज इक्वेशन के कॉन्सेप्ट पे। तो आपको ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। अब देखो इस एक्सप्रेशन को ना मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, फिर तुम सभी देखना कि आंसर अपने आप ही आ जाएगा, मुझे कुछ करने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। दैट विल बी इक्वल्स टू K2 अपॉन K1 विच इज इक्वल्स टू, हमको करेक्ट रिलेशन पता करना है ना, देखो हमको करेक्ट एक्सप्रेशन पता करना है, क्या है वो सही एक्सप्रेशन। तो अगर आपको एक्सप्रेशन पता रहता है तो आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके आंसर ला सकते हैं। तो log K2 by K1 दैट विल बी इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R। अब देखो इस चीज को ना कुछ नहीं किया इन्होंने इस चीज को क्या किया है, नीचे एलसीएम ले लो। तो अगर आप नीचे एलसीएम लोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू T1 अपॉन T2, और यहां हो जाएगा T2 माइनस T1। बस इतना सा तो खेल था। अब इस ऑप्शन को चेक कर लो, कि इस ऑप्शन को चेक करो, सवाल के अंदर आओ, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। दैट विल इक्वल्स टू लॉग K2 by K1 इक्वल्स टू E अपॉन 2.303 R T1 इंटू T2 अपॉन T2 माइनस T1। ना T2 माइनस T1 ऊपर होना चाहिए, यहाँ T2 माइनस T1 नीचे है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी पे आगे बढ़ते हैं। log K2 by K1 इक्वल्स टू R अपॉन 2.303। यहाँ तो R ही ऊपर हो गया यहाँ तो R ही ऊपर हो गया, R नहीं बेटा EA होता है ऊपर। आइए इसको भी एलिमिनेट करिए। ऑप्शन नंबर सी, log K2 by K1 इक्वल्स टू E अपॉन R T2 माइनस T1 और ln T2 माइनस T1, और नीचे है आपका T1 इंटू T2। ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि जब आप log लेते हैं ना तो नीचे आप 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यानी अगर ये ln होता तो ये एक्सप्रेशन सही होता, लेकिन नीचे 2.303 चाहिए, तो दैट विल आल्सो एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर डी ही बचा ऑप्शन, और आप मिलाएंगे भी तो आपको ये बात पता चलेगी कि log K2 by K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 इंटू R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2 लिखिए, T2 इंटू T1 लिखिए, ये बात है। यानी ये एक्सप्रेशन मैच करता है ऑप्शन नंबर डी से। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। आई थॉट ये सारे प्रीवियस सोल्यूशन आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप आगे बढ़ते रहिए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द इनिशियल रेट। अच्छा, माइनस DA अपॉन DT। यहाँ देखिए एक्सप्रेशन में आपको एक केच है, मैं आपको ये चीज पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। माइनस DA अपॉन DT का मतलब क्या होता है? चलिए डी अपॉन डी तो समझ में आता है, आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है आगे? इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा और मैं वेट भी करूंगा कि आंसर्स कौन कौन दे रहा है, ठीक है। खैर वापस आते हैं अपने सवाल पे, वो है द इनिशियल रेट माइनस डी अपॉन डी टी एट टी इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, टी इक्वल्स टू जीरो मतलब टाइम को बहुत छोटे छोटे टाइम के लिए, टी टेंडिंग्स टू जीरो दैट नॉट इक्वल्स टू जीरो सवाल में, ठीक है। ये टेंडिंग्स टू जीरो है, मतलब जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो की तरफ बढ़ रहा है, यानी बहुत कम कम टाइम के लिए एक इनिशियल रेट नापा गया जो है माइनस डी अपॉन डी टी, ठीक है। और वो कितना है? यानी माइनस डी अपॉन डी टी दिया हुआ है आपको सवाल में, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एंड दैट्स ऑल योर यूनिट। ओके, एक रिएक्शन भी दी हुई है, यानी इस रिएक्शन के लिए ये चीज दी हुई है। अच्छा, तो आओ इस रिएक्शन को भी लिख लेते हैं। रिएक्शन इज इक्वल्स टू ए प्लस 2B, और इससे आपको क्या मिल रहा है? इससे आपको मिल रहा है प्रोडक्ट्स। ओके, फेयर इनफ, आगे बढ़िए। द इनिशियल रेट, अच्छा द इनिशियल रेट उसी टाइम पे माइनस डीवी अपॉन डी टी कितना होगा? अच्छा, यानी ए का रेट दिया हुआ है आपको, ए का रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, बी का हमसे पूछा है, बी का हमसे पूछा है, यानी माइनस डीबी अपॉन डी टी कितना होगा? अच्छा, अभी मैं आपको माइनस का जवाब नहीं दूंगा, आपको खुद आंसर देना है, देखूंगा उसके बाद मैं आपको आगे वाले एक्सप्रेशन अगर कहीं सवाल आता है ऐसा, मैं जवाब दूंगा जरूर, ठीक है। बट अभी आप समझ रखिए कि ए का रेट ऑफ रिएक्शन जिसको माइनस डी अपन डी टी लिखेंगे वो है 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और बी का हमसे पूछा है। अच्छा जी, सवाल में 4 ऑप्शन दिए हैं, आओ आओ सबसे पहले तो इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन होगा वो कैसे लिखा जाएगा भाई? आपने लिखना सीखा होगा, आई थॉट, मैं ये मान के चल रहा हूं। मैं क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डी बी अपॉन डी टी, और ये आपका फिर प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट का रेट होगा आप उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। खैर हमको सिर्फ इतने पार्ट से मतलब है, इतने पार्ट से, ओके, क्योंकि इसी पार्ट में हमारा आंसर छिपा हुआ है। अब देखिए यहां मैं क्या करता हूं, यहां बी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। यहां ए का क्या है? ये में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो आपने ये चीज पढ़ रखी होगी कि जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो जब आप उसका रेट ला एक्सप्रेशन लिखते हैं, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखते हैं, नॉट रेट ला, रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो वो क्या होता है? वो अपॉन में चले जाता है उसका कोएफिशिएंट, उसका कोएफिशिएंट 2 है, तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2। सिमिलरली अब मेरे को देखो क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ माइनस डीबी अपॉन डी टी वाला टर्म चाहिए, ये वाला पूरा टर्म चाहिए विद द माइनस। ओके, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए? माइनस डीबी अपॉन डी टी वाला एक्सप्रेशन चाहिए, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं एक बार और, ठीक। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए, आप कैसे सॉल्व करेंगे?
इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए यहाँ था हमारा dB/dt। अब देखो अगर मैं dB/dt को आइसोलेट कर दूं, आइसोलेट मतलब उसको माइनस dB/dt को अकेले कर दीजिए। जब आप इसको अकेले करेंगे तो ये जो 2 है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी किसके साथ, माइनस d/dt के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू माइनस dA/dt लिख सकता हूँ। अरे बेसिक मैथ का रूल हमने यूज किया बच्चा। ये क्या है, माइनस dB/dt जो हमको चाहिए सवाल के अंदर, ये क्या हो गया 2 इंटू। अब जरा ध्यान दीजिए, अरे ध्यान से देखिए, माइनस d/dt की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 2.6 इंटू 10⁻²। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2.6 इंटू 10⁻²। दैट विल बी इक्वल्स टू 2.6 जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 5.2 इंटू 10⁻²। एंड योर यूनिट जो आपके सवाल में दी हुई है। तो एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट ऑप्शन। तो ये एक अच्छा सवाल था, ऐसे सवाल काफी पूछे जाते हैं, ठीक। तो आप इस चीज को प्रैक्टिस करके रखिए, ठीक, और आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इस चीज का आंसर दे सकते हैं। यानी आई थॉट कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए चीज दी हुई है, एक रिएक्शन दिया हुआ है A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। अच्छा, व्हेन A मोल्स ऑफ A, अच्छा यानी दो रिएक्टेंट है, एक A है एक B है, तो A का स्मॉल a मोल्स, ठीक है, और कैपिटल B का स्मॉल b मोल्स। अच्छा, तो व्हेन स्मॉल a मोल्स ऑफ कैपिटल A रिएक्ट विद स्मॉल b मोल्स ऑफ कैपिटल B, द रेट ऑफ इक्वेशन इज गिवन बाई। अच्छा, यानी इस पर्टिकुलर जो हमारा रिएक्शन है, यानी A प्लस बी गिव्स यू प्रोडक्ट, इस केमिकल रिएक्शन के लिए हमको रेट, किसका रेट इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ। अच्छा, रेट इक्वेशन दिया हुआ है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। रेट इक्वेशन क्या है जी, उसको मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा डिफरेंट कलर्स में लिखता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। तो ये है आपका K2T इज इक्वल्स टू 1/A माइनस बी, अच्छा, ln ऑफ B A माइनस एक्स अपॉन A B माइनस एक्स। अच्छा, ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है रेट इक्वेशन का, ठीक। किसके लिए, ऊपर जो केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है और उसका ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर, ठीक। खैर आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है व्हेन A इज मच मच ग्रेटर देन B। अच्छा, इस चीज को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। व्हेन A इज मच मच ग्रेटर देन B, द रेट एक्सप्रेशन बिकम। अच्छा, यानी ये जो रेट इक्वेशन दिया हुआ है, अगर मैं इसमें एक अप्रोक्सीमेशन मान लूं, अप्रोक्सीमेशन क्या है, वो ये है कि जो स्मॉल a है वो मच मच ग्रेटर देन स्मॉल b है, यानी कि जो A जो है वो B से ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, जो A स्मॉल A मोल्स हैं वो B से बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है और ज्यादा अवेलेबल है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के अंदर ये जो एक्सप्रेशन है वो किस ऑर्डर का बन जाएगा, पहले ये किसका है, अभी अभी ये किसका है, अभी ये सेकंड ऑर्डर का है। अगर अप्रोक्सीमेशन मान लिया जाए कि A जो है वो मच मच ग्रेटर देन B है, तो यही एक्सप्रेशन किस ऑर्डर का बनेगा, ये चीज हमसे पूछी गई है। अच्छा, जब भी ऐसे सवाल हो ना, देखो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। देखो यहाँ दे दिया गया है कि जो A है वो मच मच ग्रेटर देन B है, यानी एक वैल्यू दूसरे से काफी बड़ी है। अब तुम ऐसे सोचो ना कि मान लो तुम्हारे पास एक समुद्र है, अगर उस समुद्र में से तुमने एक जग पानी निकाल लिया, तो क्या उस समुद्र पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होगा। क्या आधा समुद्र सूख गया, तुमने एक जग पानी निकाला, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यानी किसी बड़ी चीज में से अगर हम कोई चीज माइनस भी करते हैं तो उस बड़ी चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि मैं इस चीज को ये लिख सकता हूं कि जहां जहां ए में से जो भी चीजें माइनस हो रही हैं उन सबको मैं अप्रोक्सीमेट कर लूं ऑलमोस्ट ए के बराबर। जैसे कि मान लो अगर मैं ये करता हूं कि मान लो हमारे पास दिया हुआ है 4 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख, ठीक है, 1 10 100,000 10,000 लाख, ठीक है, 4 लाख चीज है। अब इस 4 लाख में से अगर मैं 0.00000001 माइनस कर दूं तो क्या इस 4 लाख को इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। ऐसे समझो ना, तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, उसमें तुम थोड़ी चीजें उठा लेते हो, तो क्या वो चीज बदलेगी, नहीं बदलेगी। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जहां जहां ए में से जो भी चीजें माइनस की गई है उन सभी को आप ए ही मान लीजिए, अप्रोक्सीमेट कर लीजिए। जैसे यहां दिया हुआ है ए माइनस बी, तो इस पूरे को मैं क्या मान सकता हूं, इक्विवेलेंट टू ए मान सकता हूं। सिमिलरली यहां दिया हुआ है ए माइनस एक्स, इसको भी मैं क्या कर सकता हूं, ए मान सकता हूं। जब ये चीज आप मान लेंगे, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन कॉन्सेप्ट। आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस चीज को। जब आप अप्रोक्सीमेशन मान लेंगे कि ए में से जो भी चीज माइनस हो रही है वो ए के ही बराबर है, तो ये सवाल का आंसर आप इजिली दे पाएंगे। मैंने अप्रोक्सीमेट कर लिया कि ए में से जो भी चीज, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, उस स्मॉल ए में से जो भी चीज माइनस हो रही है दैट विल बी इक्वल्स टू ए। तो अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को अब थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं यहां, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K2 इंटू टी इज इक्वल्स टू 1/A
ए माइनस बी, मैंने क्या बोला कि ए में से जो भी चीज माइनस हो उसको ए मान लो, तो ए माइनस बी को मैं क्या मान सकता हूँ, ए मान सकता हूँ। सिमिलरली एल एन ऑफ बी, ऊपर क्या है ए माइनस एक्स, इसको भी मैं क्या मान लू, ए मान लू, अपॉन नीचे ऑलरेडी ए है एंड दैट विल बी माइनस एक्स। आपके मन में सवाल हो गए सर बी माइनस एक्स, इसको आपने क्यों नहीं माना बी? अरे यहां नहीं गिवन है कि बी इज ग्रेटर देन ए और एनीथिंग एल्स, तो बी को हम क्यों छेड़े? जब बी के बारे में कुछ दिया ही नहीं गया है तो हम बी को नहीं मानेंगे अप्रोक्सीमेट, हम सिर्फ ए को मानेंगे, क्योंकि यहां दिया हुआ है कि ए इज ग्रेटर देन बी। तो मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं के टू टी वन अपॉन ए एल एन ऑफ, ये देखिए बी। अब यहां से देखिए आपको ये चीज पता चली होगी, इस ए से मैं इस ए को काट दूं तो ऊपर क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ बी अपॉन क्या हो जाएगा नीचे, बी माइनस एक्स। अरे इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चा, अगर आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे तो आपको ये चीज पता चल गई होगी, आपको ये चीज पता चली होगी कि ये एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर का है। यस, ये एक्सप्रेशन किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का है। यानी कि अभी जो सेकंड ऑर्डर का जो रेट इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन था, अब वो क्या बन गया, वो फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बन गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, यानी अप्रोक्सीमेशन कॉन्सेप्ट लगाइए और आप अपने सवाल को इजीली टैकल कर पाएंगे। ओके, फेयर इनफ। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल दिया हुआ है, फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो, एक रिएक्शन दी हुई है 5 Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स यू 3 Br2 प्लस 3H2। इस चीज को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो हमारा रिएक्शन दिया हुआ है उसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्योंकि हमको सॉल्व करना है। तो लिख लेते हैं इसको 5 Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स यू 3 Br2 प्लस 3H2O। ये हमारा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन जो आपको सवाल में गिवन है। अच्छा जी, चलिए उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2, अच्छा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 कहाँ है जी, यहाँ है। इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन को आपने पढ़ा होगा, दो चीजें, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अगेन मैं ये मान के चलता हूं कि आपने पढ़ा होगा, तो मैं इसको लिखूंगा रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है रेट ऑफ अपीयरेंस, यानी ROA, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 ऑफ सॉरी इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ कंजम्पशन, इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ कंजंक्शन ऑफ Br माइनस। अच्छा, यानी Br माइनस, देखो Br माइनस तुम्हारा रिएक्टेड साइड में है, Br2 तुम्हारा प्रोडक्ट साइड में है, तो आपने ये चीज पढ़ी होगी कि जो चीज प्रोडक्ट साइड में होती है उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस, और जो चीज रिएक्टेंट साइड में होती है जो घट रही होती है उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। हमसे ये पूछा गया है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ Br माइनस बाय फॉलोइंग रिएक्शन। यानी ये जो Br2 का रेट है वो Br माइनस के रेट से कैसे रिलेट करेगा, क्या सही रिलेशन है इन चार ऑप्शन में से बताइए। अच्छा जी, यानी कि हमको क्या करना है कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं इसको बोल दूं, रेट ऑफ कंजम्पशन को बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ROD, किसका, Br माइनस का। आइए पहले इस पूरे रिएक्शन के लिए ना एक बार रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखो कि आपको प्रैक्टिस बनेगी और आप इस सवाल को सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं पूरे रिएक्शन के लिए रेट ऑफ इस पूरे केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखता हूं, तो वो क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, इसको देखिए, माइनस 1/5। मैंने 1/5 क्यों लिया, क्योंकि आगे कोएफिशिएंट क्या है, 5 है, आपको यहां से दिख रहा होगा। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू dBr माइनस अपॉन dt, होल्ड ऑन, मैं अपने पेन को थोड़ा चेंज करता हूं, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहां कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस ऑफ dBrO3 माइनस अपॉन dt, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/6, इसको माइनस लगा दीजिए, DH प्लस अपॉन dt इज इक्वल्स टू, यहां लिखेंगे आप 1/3 dBr2 अपॉन dt। यहां देखिए इस बार मैंने माइनस नहीं लगाया, इस बार मैंने प्लस लगाया है, आप माइनस मत लगाइए, गलत हो जाएगा। और क्यों नहीं लगाया आप कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। इतना तो मान के चलता हूं कि आपको इतनी चीजें आती होंगी। ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हो गया, इसको थोड़ा सा आप रिलेट करिए और ध्यान दीजिए तो आपको ये सवाल का आंसर इजिली मिल जाएगा। ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब क्या करना है, हमको किसी किसके बीच रिलेशन चाहिए, Br2 में चाहिए और Br माइनस में चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, दोनों एक्सप्रेशन को पकड़ते हैं ना, हमको किस में रिलेशन चाहिए, Br2 और Br माइनस में चाहिए।
तो हम क्या करते हैं कि इस रेट ऑफ एक्सेप्शन के अंदर, क्योंकि सारे चीजें एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम किसी दो को उठा के रिलेट कर सकते हैं। तो आइए मैं इन दोनों को अलग कर लेता हूँ। किसको? एक बी आर माइनस को, एक बी आर टू को। तो ये क्या हो जाएगा? -1/5 डी बी आर माइनस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1/3 डी बी आर टू अपॉन डी टी। इस चीज को थोड़ा सा रिलेट करिए। हमको क्या पता करना है? हमको ये पता करना है किसका? डी बी आर टू का रिलेशन। तो एक काम करते हैं ना, डी बी आर टू को इधर ही रखते हैं, इस 3 को आप इधर भेज दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपने पढ़ा होगा ये चीज। तो ये क्या हो जाएगा? -3/5 डी बी आर माइनस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी बी आर टू अपॉन डी टी। अब आपके सवाल में ये आ रहा होगा कि यहां दिया गया है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी आर टू, तो आपको कैसे पता चला कि डी बी आर टू अपॉन डी टी रेट ऑफ एक्सप्रेशन होता है? अरे बेटा यही होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है? किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर अगर मैं उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हटा दूं, अगर मैं उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हटा दूं, तो वही तो रेट ऑफ अपीयरेंस है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया है। तो हमसे पूछा था कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी आर टू, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी आर टू का मतलब जानते हो क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी आर टू का मतलब है डी बी आर टू अपॉन डी टी। इसको रेट ऑफ फॉर्मेशन कह लीजिए, आर ओ एफ, या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस कह लीजिए। यही तो दिया हुआ था सवाल में। यानी ये रिलेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए और आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि डी बी आर टू अपॉन डी टी रिलेट करता है -3/5 डी बी आर माइनस डी टी। यानी ऑप्शन नंबर डी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि डी बी आर टू अपॉन डी टी इक्वल्स टू -3/5 टाइम्स ऑफ डी बी आर माइनस अपॉन डी टी। तो दिस इज योर पर्टिकुलर आंसर। आई थॉट ये सवाल भी आपको इजिली समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अच्छा, और रेट वर्सेस टाइम, चाहे आप कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कहिए या रेट वर्सेस टाइम कहिए, दोनों दिया हुआ है आपका सवाल के अंदर। देखिए यहाँ देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, ये रेट वर्सेस टाइम है, ये भी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम और ये भी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है। ठीक है, 4 दिए हुए डिफरेंट ऑर्डर के लिए। द प्लॉट विच इज नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब एन ऑर्डर ऑफ एन रिएक्शन। अच्छा, यानी इन 4 जो प्लॉटिंग दी, इन 4 ग्राफ दिए हुए, इन 4 ग्राफ में से कौन सा ग्राफ गलत है जिससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता है, जिससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता नहीं लगाया जा सकता है। जैसे ग्राफ देख के हम कई बार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता लगा देते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि इन चारों ग्राफ में से कौन सा ऐसा ग्राफ है जिससे हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता नहीं चल पाएगा। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। आइए इस चीज को देखिए, थोड़ा सा ध्यान देखिए। यहां आपको कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, इस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीखिए। यहां देखिए, कभी भी ग्राफ से आपको ऑर्डर पता करने को बोले ना, तो आप क्या करिए, पहले ग्राफ के प्लॉटिंग को देखिए। पहले ग्राफ को अगर मैं चेक करूं, फर्स्ट वाले ग्राफ को, ठीक है, वो क्या है, किस किस के बीच है? वो है आपका कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। आपको दिख रहा होगा क्या? यहां देखिए, ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सेकेंड वाले को देखूं, तो इस बार ये कंसंट्रेशन है, इस बार ये रेट वर्सेस टाइम है। अच्छा जी, ये रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। सिमिलरली अगर मैं थर्ड वाले को देखता हूं, तो थर्ड वाले के अंदर क्या है, आपको दिख रहा होगा, ये भी क्या है, देखो 1 अपॉन कंसंट्रेशन, लेकिन है तो कंसंट्रेशन। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। और चौथा जो दिया हुआ है, ये भी क्या, 1 अपॉन कंसंट्रेशन। चलो भाई, ये भी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। यानी ये जो चारों प्लॉटिंग दी हुई है, इसमें ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, लेकिन ये रेट वर्सेस टाइम है। और अगर आपको ये चीज पता नहीं है तो आप लिख लीजिए यहां कि ऑर्डर कभी भी, याद रखिएगा, ऑर्डर कभी भी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम से रिलेट किया जाता है। ऑर्डर का पता हमेशा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ से पता चलता है। रेट वर्सेस टाइम के ग्राफ से आप कभी भी ऑर्डर का पता नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब कि पकड़ा गया ये 2 नंबर वाला जो है, यही है हमारा विलन, यानी बी नंबर एब्सोल्युटली करेक्ट, जिसमें रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया गया है। हमेशा याद रखिए, कभी भी आपको ऑर्डर पता करना है किसी भी प्लॉट से, किसी भी ग्राफ से, तो वो सिर्फ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, यानी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वही सिर्फ ऑर्डर देगा। रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ कभी ऑर्डर नहीं देगा, उससे कभी ऑर्डर नहीं बताया जा सकता है। तो यहां लिख लीजिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी determined only by concentration versus time का प्लॉट। प्लॉट मतलब, अरे ग्राफ, प्लॉट मतलब ग्राफ। ओके, दैट्स अ सिंपल आंसर। इस चीज को आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस सवाल को आंसर कर पाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन,
दैट इज फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, कोई एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें ए है हमारा रिएक्टेंट, ए जो है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। वेरी गुड। द रेट ऑफ, अच्छा द रेट कांस्टेंट, सॉरी द रेट कांस्टेंट इज 16 टू 10 टू पावर -4। अच्छा अच्छा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए दी हुई है। अच्छा, ये हमारा केमिकल रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, यानी गिवन क्या क्या है हमको, गिवन है के की वैल्यू। रेट कांस्टेंट को के डिनोट का क्या गिवन है, ये गिवन है 60 इंटू 10 टू द पावर -4 सेकेंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। ओके चलो, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ ए वुड गिव अ रेट ऑफ 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3। अच्छा, यानी यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट दिया हुआ है। कितना रेट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3 और जो आपकी यूनिट है जो है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और ये दिया हुआ है कि ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर का, यहां देखो लिखा हुआ है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी ऑर्डर इसका कितना है, ऑर्डर है 1, 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। अच्छा, यानी के दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, ऑर्डर भी दिया हुआ है। हमसे पूछा है कि व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ ए। अच्छा, यानी ए का कंसंट्रेशन बताइए, और मैं पूछा था कि जब मैं अभी बताया था आपको कि जब भी कंसंट्रेशन लिखना होता है हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी ए का कंसंट्रेशन हमको चाहिए। अब ये सवाल जो है ये है आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन का सवाल। किसका है, रेट लॉ एक्सप्रेशन का ये सवाल है। हाँ जी, आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ा है, आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या पढ़ा है कि रेट जो होता है वो होता है के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ रिएक्टेंट कौन है, यहाँ ए है, तो अगर मैं इस रिएक्शन के हिसाब से रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूंगा तो वो हो जाएगा के ए टू द पावर समथिंग दैट इक्वल्स टू एक्स। एक्स मतलब क्या होता है, एक्स जहां होता है एक्स होता है आपका ऑर्डर, आपने ये चीज पढ़ी होगी। जहां एक्स क्या है, एक्स है आपका ऑर्डर, एक्स कहिए एन कहिए, जो आपको डिपेंड करता है वो कहिए। ठीक है, एक्स क्या है आपका ऑर्डर है। तो इसी रिएक्शन के लिए आपको ऑर्डर गिवन है 1, आपको के की वैल्यू गिवन है, आपको रेट की वैल्यू भी गिवन है। अच्छा अच्छा, यानी रेट हमको दिया हुआ है, के हमको दिया हुआ है, एक्स भी हमको दिया हुआ है, हमको ए चाहिए। तो क्या हम आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ बेसिक मैथ हो गया अब तो बेसिक मैथ हो गया। तो आइए इस रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर हम अपनी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और आंसर को पाते हैं कि क्या होगा हमारा आंसर। यानी रेट की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, तो रेट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट की जगह मैं लिख सकता हूँ 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू, के की वैल्यू दी हुई है, के भी ध्यान दीजिए ये दिया हुआ है 60 इंटू 10 टू द पावर -4 और ए। अब देखो x हमारा ऑर्डर होता है और ऑर्डर दिया हुआ है 1, यानी x की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, रे 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 बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू 60 इंटू 10 टू द पावर -4, और ये जो a टू द पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा, यानी a। तो a का कंसंट्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 60 इंटू 10 टू द पावर -4। और अगर आप इस चीज को सॉल्व करेंगे तो आपको जो फाइनल आंसर आएगा वैल्यू वो आएगा आपका 0.4, और इसकी यूनिट जो हो गई आपकी मोल लीटर इनवर्स। सो दिस इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं, दैट्स माय बैड, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। यानी यही जो अप्रोच रहने वाला है, आप इस अप्रोच को याद रखिए, जब भी ऐसे सवाल आएंगे आप टैकल कर सकते हैं इजीली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, देखो आ गया जो मैंने सवाल आपसे बोला था कि आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए, मैं उसका जवाब यहाँ क्लियर करता हूँ। बोला गया है कि द टर्म माइनस डी सी अपॉन डी टी, मतलब कोई एक रेट इक्वेशन है और उसके लिए जो टर्म दिया हुआ है वो दिया हुआ है माइनस डी सी अपॉन डी टी, यानी रेट इक्वेशन माइनस डी सी अपॉन डी टी किस चीज को बताता है, किस चीज को रेफर करता है। ऑप्शन नंबर ए द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अच्छा जी। ऑप्शन नंबर बी द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ टाइम, ऑप्शन नंबर सी द वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ऑप्शन नंबर डी द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विथ टाइम। यानी माइनस डी सी अपॉन डी टी जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, जो मैंने आपसे पूछा था वही चीज यहाँ इन्होंने सवाल के फॉर्म में डाल दी। माइनस डी सी अपॉन डी टी का मतलब क्या है, क्या डिनोट करता है ये माइनस डी सी अपॉन डी टी। देखो मैंने आपको ये बात बताई थी अभी पीछे है ना, कि जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन है, अगर मैं इसी सवाल के हिसाब से कोई रिएक्शन ले लूँ, मान लो कोई सी है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है,
तो चैप्टर के शुरुआत में ही आप इस चीज को पढ़ते हैं कि किसी भी रिएक्टेंट, ये पूरा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या है, काइनेटिक्स का मतलब उसकी स्पीड क्या है, रेट क्या है। और रेट का मतलब क्या होता है? कोई भी टर्म अगर रेट में आ जाए तो वो टर्म डिवाइडेड बाई उसका टाइम। यानी यहाँ जो सी जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो सी कुछ ना कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और जिस अमाउंट में सी प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट, है ना। तो उस अमाउंट को कंसंट्रेशन बोला जाता है। यानी कि सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? सी को मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल सकता हूँ, ये क्या हो गया? सी का कंसंट्रेशन। और अगर मैं इसी में क्या करूं, डी अपॉन डी टी कर दूं, तो इस पूरे टर्म को बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर। क्या बोला जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो यहाँ डी सी अपॉन डी टी है, यहाँ भी मैंने क्या लिखा? डी सी अपॉन डी टी। अब इसमें लग जाता है माइनस। देखो ये माइनस टर्म का मतलब क्या होता है? ये जो निगेटिव है ना, इसका मतलब ये होता है ना कि सी जो है वो लगातार टाइम के साथ घट रहा है, और घट के कहाँ जा रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि कोई भी चीज कम होगी तो वो अगर रिएक्शन कर रही है तो क्या करेगा? जो चीज कम होगा वो उतनी चीजें प्रोडक्ट में बनती जाएंगी। यही तो होता है। अरे यही तो होता है। आपने पढ़ा होगा ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, क्लास 9 के अंदर भी चीज बताई जाती है। तो वो चीज क्या है? वो ये है कि जो भी चीज कम होती है किसी रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट घटता है तभी प्रोडक्ट बढ़ता है। और घटने का मतलब वो चीज कम हो रही है, तो कम होने को हम नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। अरे आप बताओ, कोई चीज कम होती है तो उसको क्या, घटने को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? घटने को रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव साइन से। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन यानी डीसी अपॉन डीटी क्या माइनस लगा है, इसका मतलब ये है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। हाँ जी, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। और किसका किसका कंसंट्रेशन घट रहा है? सी का। तो ऑफ सी यहां मैं लिख सकता हूं। निगेटिव का मतलब क्या है? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी, यानी सी जितना घटेगा वो चीजें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। जितना मोल ऑफ सी घट रहा होगा उतना मोल ऑफ प्रोडक्ट में वो बन रहा होगा। इसका मतलब माइनस रिप्रेजेंट करता है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो अगर आप ऊपर से पढ़ते जाएंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि माइनस लगा हुआ है आगे। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम, अरे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कहाँ? ये भी गलत है। वेलोसिटी कांस्टेंट, अरे ये क्या आ गया? ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी, द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। यानी रिएक्टेंट जो होता है किसी भी रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट घटता है, प्रोडक्ट उतना ही बनता है। तो माइनस का मतलब होता है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी, यानी सी जितने अमाउंट में था अब वो कम हो रहा है, घट रहा है, और वो रिएक्ट होकर कहाँ जा रहा है? प्रोडक्ट में जा रहा है। तो दैट्स अ वेरी सिंपल आंसर। मैंने आपको लॉजिक एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। लंबे लंबे जब क्लासेस होंगे तो उसके अंदर बहुत अच्छे से हम बहुत डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी ये प्रीवियस ईयर सवाल है, तो आई थॉट इतना तो काफी होगा आपको कंसेप्चुअल थ्योरी। आगे बढ़ते हैं। द इफेक्ट ऑफ ए कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन इज टू। अच्छा, अब ये देखो, ये एक ऐसा सवाल है ना जो अगर आपको पता है तभी आप आंसर दे पाओगे, वरना ये सवाल गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको ये चीज पता रहनी चाहिए। आपने जो कैटलिस्ट वाला चीज पढ़ा होगा उसके अंदर ये चीज पढ़ी होगी कि कैटलिस्ट, सबसे पहले कैटलिस्ट होता क्या है? देखो कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं ना, कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को अल्टर कर देते हैं, लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसके अंदर, है ना। तो वो एक जरिया है, समझ लो। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट एक जरिया है। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर दे। अल्टर का मतलब चेंज। अल्टर का मतलब, देखो अल्टर लिखा हो ना तो ऐसा, अल्टर का मतलब चेंज होता है, मतलब बदल दे, या तो उसकी स्पीड बढ़ा दे या घटा दे, है ना। प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन बढ़ा दे, जल्दी रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ा दे, है ना। तो कैटलिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। अब यहां पूछा गया कि केमिकल रिएक्शन के अंदर, सॉरी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होता है, यही चीज हमसे पूछी गई है। अब देखो ये जो रेट को बढ़ाने घटाने का जो चीज है ना, ये डिपेंड करता है उसके एक्टिवेशन एनर्जी पे। क्या बोला मैंने? एक्टिवेशन एनर्जी पे। देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, जो हमने ई ए सुन रखा है, आपने पढ़ रहा होगा, लेकिन मैं छोटा सा समरी दे देता हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ना। दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है ना, याद रखिए, किसी भी रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो एक एनर्जी बैरियर को पार करना होता है। क्या पार करना होता है? किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में होता है तो एक एनर्जी बैरियर को पार करना होता है, और उसी एनर्जी बैरियर को उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। कि रिएक्टेंट जो है वो एक्टिवेट होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? एक्टिवेशन एनर्जी। इसको ये डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है, देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कैटलिस्ट के डालते ही बढ़ जाता है या घट जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो जो कैटलिस्ट होता है ना, वो क्या करता है कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को ही बदल देता है। मान लो वो बैरियर था 30 किलो जूल ना, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट एनर्जी होती है, तो 30 किलो जूल मान लो अगर बैरियर है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट कन्वर्ट होने के लिए, तो अगर आप कैटलिस्ट डाल देते हैं तो यही बैरियर घट के या तो 25 या फिर 20 हो जाता है।
यानी कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के अंदर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करना। वो हीट ऑफ रिएक्शन को नहीं बदलता है, वो फाइनल प्रोडक्ट को नहीं बदलेगा, वो कंसंट्रेशन को भी नहीं बदलेगा। उसका काम क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करना, चेंज करना। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है तभी जो रिएक्शन का स्पीड है वो बढ़ता है या घटता है। तो कैटलिस्ट आप पढ़े होंगे, क्या होता है, वो रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है या फिर घटाता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, उसके अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी जरूरत होती है उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, चेंज कर देता है। तो पहला ऑप्शन ही आपका सही आंसर होगा कि द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को बदल देता है। ओके, दैट्स अ वेरी सिंपल और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स। अच्छा, हमने क्या बोला था अभी मैंने बोला था कि मान लो कोई ए है, वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, कोई भी रिएक्शन के अंदर यही तो होता है कि एक रिएक्टर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। मैंने क्या बोला था कि रेट, अब अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, डी ए अपॉन डी टी, और आगे माइनस लग जाएगा। खैर अभी इसमें होगा नहीं। अभी ये देखो कि जो रेट है डी ए अपॉन डी टी, बोल रहा है किसी भी सब्सटेंस का जो रिएक्शन का जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्टिव मास, डेंसिटी, वॉल्यूम या वेट। अच्छा ये देखो एक्टिव मास, ये एक्टिव मास देखो क्या होता है, एक्टिव मास का मतलब होता है ना कि बचा हुआ मास कितना है, उसका कंसंट्रेशन, उसका अमाउंट कितना है। एक्टिव मास का मतलब वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, एक्टिव मास का मतलब होता है कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। अब ये बताओ, मान लो कि ए जो है वो रिएक्ट कर रहा है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन है माइनस डी अपॉन डी टी। अब ये देखो कि अगर ए के अंदर जितना एक्टिव मास बचा होगा वो उतनी देर तक रिएक्शन करेगा, है ना, उसका रेट उतना ही होगा। अरे जितना बचा होगा एक्टिव मास वो उतनी देर, मान लो अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं तो बहुत लंबे टाइम तक कोई भी रिएक्शन चलेगा, है ना, थोड़ी चीजें बची है तो थोड़े टाइम रिएक्शन चलेगा। इसका मतलब कि जो एक्टिव मास होता है वो जितना होता है उतना ही उसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है। डेंसिटी बिल्कुल नहीं, वॉल्यूम अरे मतलब ही नहीं है भाई वॉल्यूम का, वेट बिल्कुल नहीं, वेट इज जस्ट अ फोर्स, इट इज नॉट द अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मास, मास का मतलब मैटर के अंदर जो कंटेंट है। तो ये बताओ अगर ए का एक्टिव मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ही तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, कि उसमें बचा हुआ मास कितना है, उसके पास प्रेजेंट मास कितना है। जितना ज्यादा प्रेजेंट मास होगा उतना देर तक रिएक्शन चलेगा और उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। जितना देर तक रिएक्शन चलेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इसका मतलब कि एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट। ये एक बेसिक थिंकिंग के भी सवाल थे, अगर आप इसको थोड़ा सा रिलेट करते तो आपको चीजें समझ में आती। जितना मास बचा हो, एक्टिव मास का मतलब जितना मास प्रेजेंट है उतना ही देर तक रेट ऑफ रिएक्शन चलेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। उसका डेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वॉल्यूम, वेट नथिंग, वेट इज जस्ट अ फोर्स। तो एक्टिव मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस। ओके, सो दैट्स द फाइनल थिंग। ये सेशन को हम यही एंड करते हैं। हमने काफ़ी सारे सवाल प्रीवियस ईयर में सॉल्व कर लिए, आप सभी देख सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करना ना भूलें जरूर, और बताएं कि आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या प्रॉपर मिला है या नहीं मिला है। हालांकि एक प्रीवियस ईयर सवाल है तो मैं अपनी पूरी कोशिश किया हूँ कि हर एक सवाल को मैं समझा पाऊँ विद दी रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आई पूरा चैप्टर आपको रिलेट हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी, और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इट्स मी शुभम उपाध्याय शाइनिंग ऑफ फ्रॉम एसटीबीजी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।